नमस्कार, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल है? कैसे हैं सभी लोग? जल्दी से जुड़ जाइए आज के सेशन में। देख पा रहा हूं मैं काफी बच्चे जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, आयशा, राकेश कुमार, किंग अविनाश, मोहम्मद शाहिद, शेलफिश लड्डू, स्टडी इन कलर्स। हाँ जी भाई, पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है सभी की? तैयारी? तो रीस्टार्ट सीरीज से फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है आप लोगों को? बेटा ये सीरीज का एक ही मकसद है, जिन लोगों ने भी अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की है, फटाफट से अपना बैकअप कंप्लीट करके जल्दी से हमारे साथ में जुड़ जाइए। डाउटनेट के प्लेटफॉर्म पर बहुत अच्छे अच्छे हमारे कोर्सेज चल रहे हैं। आरंभ 2.0 जहां पर रिकॉर्डेड क्लासेस है, आरंभ 1.0 जहां पर लाइव क्लासेस है। एआई की हेल्प से हम यहां पर आपके डाउट सॉल्व करते हैं, रेगुलर टेस्ट होते हैं, ठीक है। सब कुछ आपके लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रखा है यहाँ पर, बस आप ही की कमी है। तो जुड़ जाइए जल्दी से सभी लोग। जिसने भी बेटा इस क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है, प्लीज लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट कर दीजिए। पिछले सेशन में बेटा हमने केमिकल काइनेटिक्स के पीवाईक्यू किए थे, उससे पहले बेटा हमने सॉल्यूशन के किए थे। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे। चलिए तो स्टार्ट करें। कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पीवाईक्यू, और कौन कौन से सवाल लगातार बार बार धुआंधार पूछे जाते हैं, एक ही कंसेप्ट पे नीट पे बार बार सवाल पूछे जाते हैं। हाँ जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे रीनीट 2024 में पूछा गया सवाल, इसी ईयर का सवाल है बेटा। थोड़ा सा हो सकता है आपको ब्लर दिख रहा हो, मैं लिख देता हूं। एक मानक सेल विभव, एक सेल रिएक्शन दे रखी है आपको, जिंक से जिंक +2 एक्वस, और यहां पर Fe+2 एक्वस से Fe। इस सेल के लिए सेल विभव का मान दे रखा है बेटा, मानक सेल विभव का मान दे रखा है ई नोड सेल का मान दे रखा है बेटा यहां पर 0.32 वोल्ट। और अभिक्रिया के लिए यहां पर पूछा गया है आपसे मानक गिब्स ऊर्जा परिवर्तन क्या होगा, ठीक है। अभिक्रिया ये दे रखी है, जिंक सॉलिड प्लस Fe+2 एक्वस से जिंक +2 एक्वस प्लस Fe सॉलिड। और यहां पर बेटा स्पेशली 1 फैराडे का मान दे रखा है कूलम में। अपन को जो याद है वो नहीं लेना, कई बार क्वेश्चन में ही इंफॉर्मेशन दी होती है। 96487 कूलम। देखिए रीनीट में सवाल पूछा गया था, और ये जो सवाल है बार बार इस प्रकार का सवाल पूछा गया है, ठीक है। अगर हम बात करें तो कम से कम इस कंसेप्ट से 4 से 5 बार सवाल आ गया है। पूरी क्लास के दौरान आपको पता लगेगा कि कौन कौन सी ईयर में ये सवाल पूछा गया है। अभी मैं बात कर रहा हूं रीनीट 2024 में सवाल पूछा गया। तो एक सीधा सा सूत्र है, सीधा सा फॉर्मूला है यहां पर। देखिए हमें ई नोड सेल दे रखा है, मानक सेल विभव और मानक गिब्स ऊर्जा परिवर्तन, इनके बीच में क्या संबंध है? डेल्टा जी नोड, ये हमारे पास में है मानक गिब्स ऊर्जा परिवर्तन बराबर -NF ई नोड सेल, ठीक है। जहां पर n क्या है? अभिक्रिया में कितने इलेक्ट्रॉन विनिमय हुए, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ अपचयन अभिक्रिया और ऑक्सीकरण अभिक्रिया में। तो आप यहां से देख सकते हैं बेटा, अगर ये जो अभिक्रिया है ये एक रेडॉक्स अभिक्रिया है, जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है और आयरन का अपचयन हो रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन +2 से 0 ऑक्सीकरण संख्या, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किए होंगे और इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग किए होंगे, यानी n इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई यहां पर 2। तो n का मान पता है, फैराडे का मान दिया हुआ है बेटा 96487, और ई नोड सेल का मान भी दिया हुआ है। सारे मान रखने पर यहां पर -2 × 9
0.6487 इंटू 0.32। अब ये जो आएगा हमारे पास में डेल्टा जी नोट, ये आएगा जूल प्रति मोल में, और अगर हमें किलो जूल में परिवर्तित करना है तो इसको हम 1000 से विभाजित कर देंगे। -2 इंटू 96487 इंटू 0.32 बटा 1000। ठीक है, तो अगर आप बात करें तो लगभग अब सर ये इसकी कैलकुलेशन है, कैसे हम कैलकुलेट करें यहां पर। तो भाई सबसे पहले तो यहां पर माइनस आ रहा है, यानी डेल्टा जी नोट का जो मान आएगा वो ऋणात्मक आएगा। तो ये दो ऑप्शन 2 और 4 तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो गए। अब बचे दो ऑप्शन, -61.75 किलो जूल प्रति मोल, -5.006 किलो जूल प्रति मोल। यहां पर अगर हम 96,000 को 1000 से भी विभाजित कर देते हैं तो आपके पास में क्या आ जाएगा, 96 पॉइंट समथिंग, और 96 पॉइंट समथिंग इंटू 0.64, 0.64, 0.32 को 2 से गुणा इंटू 96.487, यानी 96 के आधे के आसपास आएगा। ठीक है, तो लगभग 48 से ज्यादा ही आएगा, क्योंकि 0.64 से, क्योंकि 0.5 होता और 96,000 पॉइंट से गुणा होता तो कितना आता, 48 के समथिंग आता। तो बेटा ऐसे कैलकुलेशन भी करनी है। देखो हमारे से फिजिकल केमिस्ट्री में यही गलती होती है, सर कैलकुलेशन काफी आती है, इतनी बड़ी कैलकुलेशन गुणा भाग वहां पर कौन करेगा। भाई उसका भी तरीका बता दिया मैंने आपको। क्या तरीका है, अप्रोक्सीमेशन लेना। 96, ठीक है, लगभग आप इसको 100 के आसपास मान लो, 100 को 0.64 से, यानी 64 के आसपास आंसर तो केवल पहला ही दिख रहा है, यानी -61.75 किलो जूल प्रति मोल। हाँ जी भाई, चमका के नहीं चमका। तो इस प्रकार के सवाल पूछे गए हैं रीनीट 2024 में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन से बेटा 2 से 3 सवाल पक्के हैं, इस चैप्टर से आते ही आते हैं। ठीक है, तो आंसर यहां पे हमारे पास में हो गया फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, कैलकुलेशन देखिए कैसे करना है, अप्रोक्सीमेशन। कोई मैंने आपके सामने जोड़ बाकी गुणा भाग नहीं किया। तो जो बच्चे कैलकुलेशन से डरते हैं वो नहीं डरे। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाँ जी भाई, अगला सवाल यहां पर बोला गया, ये नीट 2024 में पूछा गया था। नीट 2024 बिल्कुल लेटेस्ट ये सवाल है। यहां पर बोला Mn+3 से Mn+2, Mn+3 से Mn+2 युगल के लिए ई नोड का मान क्रोमियम+3 से क्रोमियम+2 या आयरन+3 से आयरन+2 से निम्नलिखित परिवर्तन के कारण अधिक धनात्मक होता है। देखिए क्रोमियम+3 से क्रोमियम+2 जाएगा, ये अपचयन हो रहा है। Fe+3 से Fe+2 ये भी अपचयन हो रहा है, और यहां पर Mn+3 से Mn+2 ये भी अपचयन हो रहा है। यानी बोला है कि इसके ई नोड का मान यदि हम मान लेते हैं x, और इसके ई नोड का विभव का मान, अपचयन विभव का मान लेते हैं y, तो y का मान x से ज्यादा है। ये जानकारी बेटा अभी तक केवल प्रश्न में बोली गई है। इस युगल के लिए इन दोनों से सेल विभव का मान ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, अब यहां पर इनकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम देख लेंगे। मैंगनीज, क्रोमियम, आयरन, अगर हम बात करते हैं आयरन के लिए परमाणु क्रमांक होता है बेटा 26, ठीक है। क्रोमियम के लिए आपके पास में होता है 24, और मैंगनीज के लिए परमाणु क्रमांक होता है 25। अब Mn+3 से +2 जा रहा है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर हम बात करें Mn की, मैंगनीज की, तो मैंगनीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा आर्गन 18 3d5 4s2,
ये मैंगनीज का। Mn+2 की अगर हम बात करें और Mn+3, Mn+3 और Mn+2, आर्गन 3d4 और यह है आर्गन 3d5। हाँ जी भाई, यहां पर ये तो जानकारी पहले से ही दे दी थी कि इसका अपचयन विभव इसका ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? देखिए +3 से +2, जब +3 कॉन्फ़िगरेशन थी तो D4 कॉन्फ़िगरेशन थी, D4 विन्यास थी, और +2 है तो D5 विन्यास है। तो D4 से D5 ये क्या हो गया हमारे पास में? अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ गई। तो ये क्या होती है? इसकी स्थायित्व ज्यादा होती है, इसी कारण से इसका विभव ज्यादा होगा। यानी D4 से D5 विन्यास की ओर प्रस्थान कर रहा है, इसलिए आंसर हो जाएगा। तो आंसर बोलिए भाई, जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। D4 से D5 कौन सा ऑप्शन है? थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल पूछे गए हैं नीट 2024 में। जिन लोगों ने पेपर दिया था, हमसे काफी सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, वो रिपीटर्स भी हो सकते हैं जिन्होंने नीट 2024 का पेपर दिया था, तो उनको अपनी गलती समझ में आई होगी। बेटा सही स्टूडेंट वही कहलाता है। रिपीटर स्टूडेंट की अगर मैं बात करूं, जिन्होंने पेपर से गलतियों में सुधार किया। ठीक है, नीट 2024 का पेपर आपने दिया था, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, बहुत सारे कारण हो सकते। ठीक है, अगर आपने उन कारण को पहचाना कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ था, और फिर अच्छे से आपने तैयारी की, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि आपको पता है कि मेरी कमियां ये है, और आपने तैयारी के दौरान उन कमियों को दूर किया, तभी जाकर के आपका सिलेक्शन होगा। रिपीटर देखिए, एक्सपीरियंस का यही तो फायदा होता है। पहले आपने पेपर दे रखा था, आपको कौन से फॉर्मूलेज मिस थे, कौन से कंसेप्ट मिस थे, वो कंसेप्ट आपने अगर दूर किए तो अगली बार डेफिनेटली वहां पर वैसी गलती नहीं होगी। गलती नहीं होगी तो क्वेश्चन सही होगा, क्वेश्चन सही होगा तो नंबर बढ़ेंगे, नंबर बढ़ेंगे तो सिलेक्शन होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला सवाल, ये भी बेटा नीट 2024 में ही पूछा गया, नीट 2024 का ही सवाल। नीट 2024 में बोला है कॉपर सल्फेट विलयन वाले किसी वोल्ट मीटर से 100 सेकंड के लिए 9.4687 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर निक्षेपित कॉपर का ग्राम में द्रव्यमान। तो बेटा ये जो सवाल है हमारे पास में, ये फैराडे लॉ पे सवाल है। ठीक है, फैराडे लॉ क्या कहता है हमारे पास में कि कोई भी अगर हम बात करें पदार्थ जो या तो इलेक्ट्रोड पर जमता है या वहां से निकलता है, उसका द्रव्यमान विलयन में प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, W समानुपाती किसके है? Q के। तो W बराबर Z इंटू Q, और आवेश को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? Z इंटू IT, जहां पर बेटा I है हमारे पास में विद्युत धारा करंट, और T है समय। अब यहां पर पूछा गया है कि कितना कॉपर निक्षेपित होगा, उसका द्रव्यमान पूछा है, यानी W का मान पूछा है। कॉपर का मूलर द्रव्यमान दे रखा है बेटा 63 ग्राम प्रति मोल, और 1 फैराडे का कूलम में मान दे रखा है 96487। यदि अगर हमको मान नहीं दिया था तो हम क्या लेते? 96500 कूलम। ठीक है, लेकिन हमें जब स्पेशली मेंशन किया हुआ है तो हम यही लेंगे। अब यहां पर पूछा गया है कितना कॉपर निक्षेपित होगा। ठीक है, तो Z का मान होता है हमारे पास में तुल्यांकी द्रव्यमान बटा फैराडे 96487 इंटू I इंटू T। तुल्यांकी द्रव्यमान की अगर यहां पर हम बात करते हैं ये कॉपर के लिए, तो कॉपर +1 में यानी 63 दिया होगा,
और कॉपर +2 से अगर हम बात करते हैं, अब यहां पर आपके लिए समय दिया हुआ है 100 सेकंड, टाइम 100 सेकंड दिया हुआ है, और आई का मान भी दिया हुआ है बेटा आपको 9.4687। हाँ जी, तुल्यांकी द्रव्यमान क्या लेंगे यहां पर, जल्दी से बताइए सभी लोग। देखिए, कॉपर सल्फेट है, यानी कॉपर +2 में होगा और SO4 2 माइनस में, यानी कॉपर +2 से 2 इलेक्ट्रॉन जुड़े तो क्या हो गया यहां पर कॉपर। तो एक कॉपर +2 आयन पर, या फिर अगर हम बात करें इसका तुल्यांकी द्रव्यमान क्या होगा, मोलर द्रव्यमान बटा संयोजकता कारक। संयोजकता कारक क्या है इसका, 2 हो गया। तो ई का मान क्या हो गया हमारे पास में 63/2, 63/2 गुणा 96487, और यहां पर बेटा करंट का मान भी दे रखा है 9.6487 गुणा 100। हाँ जी भाई, देखिए कितनी आसान सी कैलकुलेशन दी हुई है, कैलकुलेशन देखिए कितनी आसान दी हुई है। आपसे नीट में कैलकुलेशन नहीं कराता है, अगर कराई भी, देखिए इस सवाल में कैलकुलेशन आपसे कराई तो यहां पर भी आपको हिंट दे दिया कि कैसे अप्रोक्सीमेशन ली जाती है। तो बेटा यहां पर जब इसको आपने सोल्व करेंगे 100 से गुणा कर देंगे तो क्या जाएगा 1/100, ये इससे कितनी बार गया, ये 100 बार गया, और 63/2 31.5, 31.5/100, यानी आपके पास में कितना गया 0.315 ग्राम। कौन सा ऑप्शन है भाई? हाँ जी भाई, आंसर बता दीजिए जल्दी से। बहुत सही आंसर आने लगा है। मिशाब खतून का आंसर आ गया है, लोनगर का आंसर आ गया, पवन देवपाल का आंसर आ गया है, रानी चौरसिया का आंसर आ गया है, अभिनव कुमार का आंसर आ गया। बहुत ही सही, जल्दी से आप सभी लोग का आंसर कमेंट कर दीजिए। सेकंड ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए बेटा, इस प्रकार के सीधे सवाल पूछे जाते हैं, सीधा फॉर्मूला पे, फराडे के पहले नियम पे सवाल पूछा गया है नीट 2024 में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला सवाल नीट 2023 में पूछा गया था। बोला गया है निम्न दो अर्ध सेल आपस में जुड़े होते हैं तो होने वाली अभिक्रिया के लिए सेल का विभव का सही मान वोल्ट में ज्ञात कीजिए। आपसे पूछा है सेल विभव। अब सेल विभव निकालने के बहुत सारे तरीके, हमारे पास में 3 सूत्र थे। अगर हम बात करते हैं सेल विभव के बारे में, ई नॉड सेल की अगर हम बात करें तो SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड। ठीक है, SRP क्या है बेटा यहां पर अगर हम बात करें, और SOP मानक अपचयन विभव, मानक अपचयन विभव। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, अगर शुद्ध हिंदी में बात करूं मानक अपचयन विभव, और SOP अगर हम बात करें मानक ऑक्सीकरण विभव। तो बेटा यहां पर अगर हम बात करें सेल विभव की तो इसके 3 सूत्र थे। अगर हम बात करें मानक अपचयन विभव, कैथोड का मानक अपचयन विभव में से एनोड का मानक अपचयन विभव को घटा देंगे। दूसरा सूत्र है बेटा हमारे पास में SOP ऑफ एनोड माइनस SOP ऑफ कैथोड, या फिर कैथोड पे होता है अपचयन तो SRP ऑफ कैथोड
प्लस, और एनोड पे होता है ऑक्सीकरण, तो SOP ऑफ एनोड। ठीक है, इन सूत्र में से, तीनों से सूत्र में से कोई सा भी एक लगा सकते हैं। अब बेटा यहां पर देखिए, इस अभिक्रिया में अगर हम बात करते हैं, पहली अभिक्रिया भी देखिए Fe+2 से Fe, यहां पर भी क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। दूसरी अभिक्रिया में भी हम अगर बात करें, क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या +6 से +3, यहां भी अपचयन हो रहा है। अगर बोला है दोनों अर्ध सेल में से आपके हिसाब से आप अभिक्रिया कराइए, और अभिक्रिया का जो कराएंगे तो उससे जो सेल बनेगा उसका विभव, यानी हमें एक अभिक्रिया में अपचयन कराना है और एक अभिक्रिया में बेटा हमें ऑक्सीकरण कराना है। यहां पर देखें, दोनों के लिए जो है अभिक्रिया है, दोनों के लिए अपचयन यहां पर दिया हुआ है, मानक अपचयन विभव दिया हुआ है दोनों के लिए, यानी आपको दिया हुआ है E0 बेसिकली Fe+2 से Fe का, और यहां पर दिया हुआ है बेटा E0 Cr+6 से Cr+3 का। कौन सा बेटा, अगर दूसरी अभिक्रिया में अगर हम बात करें, ये इसका E0 प्लस में है, धनात्मक है, यानी ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, इसका तो अपचयन होगा, और अपचयन यानी ये आपके पास में कैथोड पे हो जाएगी, यानी कैथोड पे ये वाली अभिक्रिया हो जाएगी, यानी हम बोल सकते हैं कैथोड का अपचयन विभव चाहिए, ये दे रखा है, यानी E0 सेल का जो मान हो जाएगा हमारे पास में कैथोड का अपचयन विभव SRP ऑफ कैथोड यानी 1.33, और ये क्या होगा बेटा, अगर हम बात करते हैं एनोड, और एनोड के लिए से अगर इसको घटाना होगा तो माइनस ऑफ माइनस, एनोड का भी क्या दे रखा है बेटा, अपचयन विभव दे रखा है, माइनस ऑफ -0.44, यानी क्या हो गया 1.77। कौन सा ऑप्शन हो गया 1.77, जल्दी से बता दीजिए कौन सा ऑप्शन हो गया, पहला ऑप्शन, फर्स्ट इज अ करेक्ट आंसर। देखिए तीनों सूत्र में से कोई सा भी सूत्र आप लगा सकते हैं, या तो कैथोड का SRP माइनस एनोड का SRP, दूसरा एनोड का SOP माइनस कैथोड का SOP, और तीसरा कैथोड का SRP और एनोड का SOP। SRP और SOP अगर हम बात करें, SRP मानक अपचयन विभव और SOP मानक ऑक्सीकरण विभव। तो बहुत आसान से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए तीनों फॉर्मूले, नहीं तो सिंपल यहाँ पर ये अभिक्रिया, दूसरी वाली अभिक्रिया का हमारे पास में अपचयन विभव ज्यादा था, तो ये कैथोड पर होगी और ये एनोड पे होगी, तो कैथोड का अपचयन विभव माइनस एनोड का अपचयन विभव। आंसर करते हैं आ गया। बहुत आसान से सवाल पूछे जाते हैं बेटा। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल, ये जो अभिक्रिया है यहां पर बोला है एक विद्युत अपघटय के लिए तनुता बढ़ाने पर मोलर चालकता निम्न समीकरण के अनुसार दी जाती है। तो ये अभिक्रिया कौन सी है भाई, किसी को याद आ रहा है? ये अभिक्रिया बेटा डी बाय हक्कल ऑन-सेजर समीकरण, डी बाय हक्कल ऑन-सेजर इक्वेशन। ये एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये समीकरण दिया था। यहां पर ये जो अभी ये है आपके पास में, ये अनंत तनुता पर मोलर चालकता है, ये किसी सांद्रता पर मूलक सांद्रता है, और C क्या है, सांद्रता है, और A बेटा यहाँ पर स्थिरांक है। ये डी बाय हक्कल ऑन-सेजर इक्वेशन इसको कहते हैं। अब यहाँ पर पूछा गया है इस समीकरण के लिए कौन सा कथन सत्य है, इस समीकरण के लिए कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो सबसे पहले बोला गया है यह समीकरण दुर्बल तथा प्रबल दोनों विद्युत अपघटों के लिए लागू होता है। नहीं बेटा, अगर हम बात करते हैं तनुता के नियम, तो तनुता के नियम किसके लिए लागू थे? ओस्टवाल का तनुता के लिए। दुर्बल विद्युत अपघटक के लिए तो दोनों के लिए तो ये हमारे पास में लागू नहीं होता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है नियतांक A का मान विलायक की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। बिल्कुल, विलायक की प्रवृत्ति बदल जाएगी तो स्थिरांक का मान भी बदल जाएगा, यानी बी ऑप्शन हमारे पास में करेक्ट है।
नियतांक का मान BaCl2 वो MgSO4 दोनों के लिए समान है। देखिए ये हमारे पास में इनके लिए समान नहीं होगा, क्योंकि यहां से अगर हम बात करें तो 3 कण मिल रहे हैं, I का मान 3, और यहां से 2 कण, तो इनके लिए समान नहीं होगा। आखिरी ऑप्शन, नियतांक A का मान BaCl2 और MgOH2, यानी अगर हम बात करें इस विद्युत अपघटय की, जब ये इसका अपघटन होगा तो ये 3 आयन में विभाजित होगा और ये भी 3 में, तो इन दोनों के लिए A का मान समान होगा। यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? बी और डी। बी और डी कौन सा ऑप्शन हो गया? फोर्थ ऑप्शन। तो बेटा थ्योरी पे भी सीधा सवाल बनता है, डी बाय हक्कल ऑन सीजर इक्वेशन, ठीक है, इस पर सीधा सवाल यहां पर पूछ लिया, जहां पर लेमडा एम क्या है? मोलर चालकता सी सांद्रता पर, और लेमडा एम नोड है हमारे पास में अनंत तनुता पर मोलर चालकता, सी सांद्रता है और ए नियतांक है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। असर्शन रीजन का, ठीक है, अभिकथन और उसका कारण, ठीक है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं हमारे पास में, यहां पर अभिकथन ए और दूसरे को कारण, असर्शन और रीजन चिन्हित किया गया है। समीकरण है बेटा ये डी नहीं डेल्टा होगा, डेल्टा जी अभिक्रिया की गिब्स मुक्त ऊर्जा माइनस NFE सेल के बराबर है, जहां पर डेल्टा जी का मान n पर निर्भर करता है। सीधा समीकरण है, बिल्कुल n पर निर्भर करता है, गिब्स मुक्त ऊर्जा। उसके बाद क्या इसका कारण है? मात्रा, ई सेल मात्रा स्वतंत्र गुणधर्म है, यानी हम कह सकते हैं ई सेल एक प्रकार से गहन गुणधर्म है। ऊष्मा गतिकी में भी हमने पढ़ा था गहन गुणधर्म और विस्तीर्ण गुणधर्म। गहन गुणधर्म जो कि निकाय में उपस्थित पदार्थ पर निर्भर नहीं करते हैं, जबकि विस्तीर्ण गुणधर्म क्या होते हैं? निकाय में उपस्थित पदार्थ पर निर्भर करते हैं। तो ई सेल, सेल विभव हमने देखा था वहां पर गहन गुणधर्म है, यहाँ पर मात्रा पर, पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करेगा, जबकि हमारे पास में मुक्त ऊर्जा एक मात्रा मिश्रित गुणधर्म है, यानी ये एक विस्तीर्ण गुणधर्म है। बिल्कुल सही बात है। तो पहली अभिक्रिया तो हमारे पास में विद्युत रसायन से आ रही है कि ये डेल्टा जी ये होता है, और ये जो बातें हैं ये हमारे पास में ऊष्मा गति से आ रही है। दोनों ही कथन सत्य है, लेकिन ये अभिकथन इसका कारण नहीं होगा, यानी पहला और दूसरा दोनों ही सत्य हैं और ये इसकी सही वाक्य नहीं है। कौन सा ऑप्शन हो गया? फोर्थ ऑप्शन हो गया। वाक्य अगर हम यहां पर दोनों ही, तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया, इसकी वाक्य सही नहीं है, तो हमारे पास में फर्स्ट ऑप्शन हो गया। दोनों ही सत्य हैं लेकिन इसकी वाक्य सही नहीं, क्योंकि ये पहला तो ऊष्मा गतिकी से, पहला तो हमारे पास में विद्युत रसायन से आ रहा है, दूसरा ऊष्मा गति से आ रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल दोनों कथन सत्य है, लेकिन उसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। तो पूछा गया है नीट 2023। बढ़ते हैं अगला सवाल। 25 डिग्री तापमान पर KCl के सेंटीमोलर विलयन की चालकता हमें दी गई है। सेंटी मतलब समझते हैं आप, जैसे मिली का मतलब होता है 10 की घात -3, ऐसे ही सेंटी का मतलब होता है बेटा 10 की घात -2 मोलर। इसका मतलब है 10 की घात -2 मोलर की चालकता दी गई है हमें, और 25 डिग्री पर विलयन सेल का प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस का मान भी यहां पर दिया हुआ है 60 ओम। तो सेल स्थिरांक का मान क्या होगा? ठीक है, अगर हम बात करते हैं बेटा यहां से, ये इसकी चालकता दी गई है 0.2010 ओम सेंटीमीटर इनवर्स, और यहां से आपसे पूछा गया है, तो हम कह सकते हैं विशिष्ट चालकता बराबर G इंटू जी स्टार, जहां पर G स्टार आपके लिए सेल स्थिरांक है, L/A का मान है, और G क्या है? चालकता है। यदि हम बात करते हैं इस मोलर की चालकता दी गई है, तो इसका जो मान है G का मान हो गया 1/R, चालकता का 1/60, और गुणा ये आपके पास में सेल विभव, सेल स्थिरांक, और विलयन की चालकता, विशिष्ट चालकता का मान 0.02
0.10। तो यहां से G स्टार या फिर हम कह सकते हैं सेल स्थिरांक L/A का जो मान आ जाएगा वो आपके पास में आ जाएगा 0.2010 गुणा 60, यानी 1.26 सेंटीमीटर इनवर्स। सीधा सूत्र पे सवाल पूछा गया है, बहुत ही आसान सा सवाल। तो देखिए चैप्टर बड़ा कठिन लगता है, लेकिन हम PYQ करते हैं तो हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है। इसीलिए आपसे कहा जाता है कि जब भी चैप्टर कंप्लीट हो PYQ जरूर से करें, वहां से आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और आपको पता भी लगेगा कि मैंने चैप्टर जो सीखा है, क्या नीट में जिस तरह के सवाल आते हैं क्या उस प्रकार के सवाल में लगा पाता हूं या नहीं लगा पाता। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले सवाल पर। अगला सवाल है नीट 2022। ठीक है, नीट 2022 का सवाल है। यहां पर बोला गया है कि दी गई अभिक्रिया वाले सेल अभिक्रिया है हमारे पास में जिंक सॉलिड प्लस कॉपर प्लस 2 से जिंक प्लस 2 प्लस कॉपर। इसके लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव दिया हुआ है। ठीक है, और सेल अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा परिवर्तन। देखिए कंसेप्ट रिपीट हो गया, यही सवाल नीट 2024 में पूछा गया था। देखिए नीट 2024 में सवाल पूछा गया है, सेम कंसेप्ट पे, बस सेल अभिक्रिया बदल दी गई। सेम कंसेप्ट पे सवाल पूछा गया है। सवाल देखते हैं फिर से। यहां पर फिर से आपको दिया है मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 सेल आपको दिया है बेटा कितना 1.1 वोल्ट। और अभिक्रिया से आप इस अभिक्रिया में कितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है, जिंक से जिंक प्लस 2 यानी जिंक का ऑक्सीकरण 2 इलेक्ट्रॉन इसने त्यागे हैं, कॉपर प्लस 2 से कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, जिंक का ऑक्सीकरण और कॉपर का अपचयन, 2 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है अभिक्रिया में, यानी N का मान 2 आ गया। मानक सेल विभव और मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा में संबंध की अगर हम बात करें तो डेल्टा G0 बराबर -NF E0 सेल, यही संबंध है। और F का मान भी यहां पर कूलम में दिया हुआ है 96487। तो यहां से हम मान लिख सकते हैं N का मान 2 इंटू 96487 और E0 सेल का मान 1.1। सर इतनी बड़ी कैलकुलेशन आ गई, कैसे करें? अरे घबराइए नहीं, अप्रॉक्सीमेशन लगाइए। इतनी बड़ी कैलकुलेशन मास्टर साहब भी नहीं करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बस दिमाग लगाइए। देखिए यहां पर ये जो मान आएगा हमारे पास में आएगा जूल प्रति मोल में। अब इसको किलो जूल में परिवर्तित करना, यानी 1000 से विभाजित करेंगे, -2 इंटू 96487 गुणा 1.1 बटा 1000। ये क्या हो गया, इसको अगर हम लिखें तो माइनस का 2.2 गुणा 96.487 किलो जूल प्रति मोल। अब ये जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया की अगर हम बात करें तो लगभग अगर अपन इसको 100 मान लेंगे और 100 को 2.2 से गुणा करेंगे तो 220 के आसपास आएगा। यानी ऑप्शन में देख ले 220 के आसपास कौन सा ऑप्शन है, 200 है और 212, तो 212 हमारा होगा लगभग। ठीक है, अब यहां पर एक दे रखा है -212.27 जूल प्रति मोल और एक दे रखा है -212.27 किलो जूल प्रति मोल। हमारा आंसर किलो जूल में आएगा और 220 के आसपास यानी 212 वाला, यानी आंसर कौन सा हो गया, सेकंड। तो पूरी कैलकुलेशन यहां मैं भी नहीं कर रहा हूं, आपको भी नहीं करने की जरूरत है, ऐसा ही अप्रोक्सीमेशन लगाना है। तो -212.27 किलो जूल प्रति मोल सवाल पूछा गया है नीट 2022 के अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। इसी कंसेप्ट पे 2024 में पूछा, 2022 में पूछा, मानक मुक्त ऊर्जा पूछी गई और मानक सेल विभव आपको दिया गया और आगे भी पूछे गए। ठीक है, वो वाले सवाल ही कर लेते हैं हम पहले। चलिए कोई बात नहीं, पहले हम सीक्वेंस से कर लेते हैं। इसी ईयर में और कौन से सवाल पूछे हैं वो उनको कर लेते हैं।
ठीक है। उसी कंसेप्ट पे ये वाला कंसेप्ट भी रिपीट हो गया है, इस कंसेप्ट पे सवाल पूछा गया है। देखिए सेम सवाल, सेल विभव, और 2023 के बाद इसी कंसेप्ट पे बेटा 2022 में भी, तो कंसेप्ट रिपीट हो रहे हैं नीट पे। देखिए यहां पर पूछा गया है हमारे को, दो अर्ध सेल अभिक्रिया दे रखी है। पहली अभिक्रिया कोबाल्ट +3 से कोबाल्ट +2 अपचयन हो रहा है, और एल्यूमिनियम +3 से एल्यूमिनियम, यहां भी अपचयन हो रहा है। दोनों अभिक्रिया से हमें क्या करना है, अपचय उपाचय, एक रेडॉक्स अभिक्रिया बनानी है जिससे एक सेल बन जाएगा, और उस सेल का ईएमएफ यानी ई नोड सेल हमें चाहिए। तो ई नोड सेल क्या होता है, 3 सुत्ते SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड, SRP ऑफ कैथोड प्लस SOP ऑफ एनोड, और SOP ऑफ एनोड माइनस SOP ऑफ कैथोड, तीनों सूत्र में से। अब यहां पर अगर हम बात करें, ये जो विभव दे रखे हैं आपको कोबाल्ट प्लस से, तो ये दे रखे हैं आपको SOP मानक ऑक्सीकरण विभव दे रखे हैं। देखिए कोबाल्ट +2 से +3 जा रहा है, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है। एल्यूमिनियम 0 से 3 में जा रहा है, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है। तो यहां पर हमें क्या करना होगा भाई, किसका ऑक्सीकरण करना संभव है, इसका ऑक्सीकरण करना संभव है। यानी हम क्या कह सकते हैं, SOP ऑफ एनोड माइनस SOP ऑफ कैथोड। एनोड किसको बनाना संभव है, जिसका विभव ज्यादा है, यानी इसका विभव ज्यादा है। अब इसको बनाना क्यों संभव है बेटा, ई नोड ज्यादा तो मुक्त ऊर्जा, यहां पर अगर ई नोड धनात्मक तो मुक्त ऊर्जा ऋणात्मक, और मुक्त ऊर्जा ऋणात्मक तो प्रक्रम सतह होगा। अब जब प्रक्रम सतह होगा तभी हमारे पास में सेल अच्छे से काम करेगा। तो जब भी ई नोड का मान धनात्मक होता है तो डेल्टा जी का मान, गिब्स मुक्त ऊर्जा का मान ऋणात्मक होगा, और गिब्स मुक्त ऊर्जा का मान ऋणात्मक होगा तो प्रक्रम स्वतः होगा। यानी 1.6 माइनस ऑफ माइनस 1.81 1.66 प्लस 1.81, यानी आपके पास में कितना हो गया, प्लस का 3.47 वोल्ट। कौन सा ऑप्शन है भाई लाला, वेरी गुड, आंसर पहले ही आ चुके हैं सभी लोगों के, सी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। देखिए आप किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं आगे अगले सवाल पर। हाँ जी, अगला सवाल एक अच्छा सवाल है। ये हमारे पास में मोलर चालकता पर सवाल है, और लैम्डा एम नोड हमारे पास में है अनंत तनुता पर मोलर चालकता। ये हमारे पास में विद्युत अपघटय दे रखे, इलेक्ट्रोलाइट्स NaCl, HCl, CH3CO ने, और इन सब का अगर हम बात करते हैं NaCl, HCl और CH3CO ने, यहां पर इनका आपको अनंत तनुता पर मोलर चालकता दी गई है। और ये जो मोलर चालकता दी गई है आपके पास में NaCl के लिए दे रखी है 126.4, HCl के लिए रखी है 425.9, और NaCl के लिए आपको दे रखी, सॉरी CH3CON के लिए दे रखी है 91.05। ठीक है, यदि 0.01028 मोल प्रति लीटर एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होगा, CH3COH। विलयन की चालकता दे रखी है आपके पास में, यानी इस पर इसकी मोलर चालकता दे रखी है। तो एसिटिक अम्ल एक दुर्बल विद्युत अपघटय है, इसके लिए वियोजन की मात्रा अल्फा का मान पूछा है। तो बेटा यहां पर दो सूत्र लगेंगे। सबसे पहले तो हम एसिटिक अम्ल की अनंत तनुता पर मोलर चालकता निकालेंगे, लैम्डा एम नोड फॉर CH3COH क्या होगा भाई आपके पास में
इसकी मोलर चालकता प्लस इसकी मोलर चालकता, उसमें से इसको घटा देंगे, क्योंकि भाई अनंत तनुता पर कौन कौन से आयन यहां से मिलेंगे, CH3CO माइनस प्लस Na प्लस, यहां से H प्लस और यहां पर Cl माइनस, और यहां पर Na प्लस और यहां पर Cl माइनस, और इसका क्या होगा, CH3CO माइनस प्लस H प्लस की मोलर चालकता का योग। तो ये कहां से मिलेंगे इन आयन की चालकता, इसको जोड़ देंगे और इसको घटा देंगे, यानी हमारे पास में हो गया 425.9 माइनस प्लस 91.05 माइनस का 126.4। हाँ जी भाई, इसको जोड़ेंगे तो यहां पर जो मान आएगा हमारे पास में यह आएगा 390.55। एक और सूत्र है बेटा हमारे पास में मोलर चालकता का, लैम्डा m बराबर चालकता गुणा 1000 बटा सांद्रता मोलरता। ठीक है, इस विलेन की जो चालकता दे रखी है वो आपको क्या दे रखी है, 4.95 गुणा 10⁻⁻5 बटा 1000, और सांद्रता दे रखी है आपको 0.01028, और वियोजन की जो मात्रा होती है बेटा हमारे पास में, अगर हम बात करें, अगर इसको आप सॉल्व करेंगे लगभग ये आपके पास में जो आ जाएगा, देखिए अब इसमें कैसे अप्रोक्सीमेशन लगाए, मोलर चालकता में 1000 इंटू 10⁻⁻5, 1000 इंटू 10⁻⁻5 को हम लगभग क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁻2, और 10⁻⁻2 से जब ये क्या है 0.001, लगभग बेटा 10⁻3, तो ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 10⁻+3 इंटू 10⁻−2, यानी लगभग के आसपास आएगा, ये 45 पॉइंट के आसपास ही आ जाएगा, 49.5, 49.5। अल्फा का जो मान होता है बेटा हमारे पास में वियोजन की मात्रा, लैम्डा m बटा लैम्डा m इंफिनिटी, मोलर चालकता और अनंत मोलर चालकता का अनुपात, ये हमारे पास में आ रहा है 49.5, और अनंत तनुता पर मोलर चालकता आपके पास में 390.55। अब सर कैसे सोल्व करें ये ऑप्शन, ये तो बहुत बेकार कैलकुलेशन आ गई, थोड़ा सा हम दिमाग लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। 49.5 49.5 को हम लगभग क्या लिख सकते हैं बेटा, अप्रोक्सीमेशन कैसे करते हैं सीखिए आप, क्योंकि वहां पर भी यही होने वाला है, ऐसी कैलकुलेशन को कौन विभाजित करेगा। तो हम इसको कैसे लगे भाई, 49.5 को लगभग हम 50 लिख देते हैं, और 390.5 को हम लगभग 400 लिख देते हैं। हाँ जी भाई, ये क्या हो गया, 0 से 0 कट गया, और 5/40 यानी 1/8, और 1/8 का मान तो हमें बताया लगभग 0.125 आएगा, यानी आंसर अल्फा का मान 0.125 के आसपास होगा। कौन सा ऑप्शन है 0.125 के आसपास, सर ये तो 1 है, 1.23 है, 0.0123 है, 0.123 यानी 0.125 के आसपास, सेकंड ऑप्शन, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो आप सीखिए यही बेटा, क्योंकि वहां पर अगर आप इसका कैलकुलेशन करने लग गए तो कितना समय खराब हो जाएगा, वहां पर हमें समय बहुत कीमती है एग्जाम में, तो अप्रोक्सीमेशन लगाना सीखिए। हाँ जी भाई, बहुत ही अच्छी बात है। हाँ जी, तो कौन सा हो गया, बी फॉर बॉम्बे। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं यहाँ पर कि बी फॉर डैश डैश, बी फॉर डैश डैश। ठीक है बेटा, इस तरह के कमेंट नहीं करें, बी फॉर बॉम्बे या फिर सेकंड ऑप्शन। और अप्रोक्सीमेशन कैसे लगाया जाता है ये सीखना बहुत जरूरी था इस क्वेश्चन से। तो यहाँ पर इस प्रकार का सवाल पूछा गया नीट 2022 में। ठीक है, कोलराश लोब का ये सवाल था। कोलराश लो पर क्या करता है, कोलराश लो अनंत तनुता पर जो भी हमारे पास में
दुर्बल विद्युत अपघटय है उसकी मोलर चालकता, उसमें जो भी आयन है उन सब की मोलर चालकता के योग के बराबर होता है। ठीक है, अगला सवाल बेटा नीट में बार बार लगातार एक ही कंसेप्ट पे देखिए सवाल 2022 में, 2023 में, 2024 में आपको अलग अलग सेल के लिए मानक सेल विभव दे दिया और फिर से क्या पूछा है आपसे, इनके लिए मानक गिब्स ऊर्जा परिवर्तन। एक ही सूत्र लगाना है बेटा बार बार, क्या होता है, डेल्टा जी नोड बराबर माइनस एन एफ ई नोड सेल। देखिए एक ही कंसेप्ट पर हो सकता है कि नीट 2025 पे भी इसी कंसेप्ट पे सवाल बन जाए। ठीक है, तो एक ही कंसेप्ट पे बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं, इसलिए कहते हैं पीवाई को करना कितना जरूरी है। सेल दे रखे और इन सेल का विभव दे रखा है, मानक सेल विभव, और ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं और यहां पर आपसे पूछा है कि इन सेलों की क्या मुक्त गिब्स ऊर्जा होगी। ठीक है, तो भाई हमें किसका मान निकालना है, ई नॉट सेल का मान दिया है, एफ का मान भी दिया हुआ है, एफ के टर्म्स में हमें एन का मान निकालना है। अब एन के मान निकालने में ही पूरा खेल है। यहां पर एफ से एफ प्लस 2 यानी यहां पर तो 2 इलेक्ट्रॉन का चक्कर होगा और यहां पर भाई लोग 3 इलेक्ट्रॉन का चक्कर होगा। अब इस अर्ध अभिक्रिया में 2 इलेक्ट्रॉन, इस अर्ध अभिक्रिया में 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये एनोड है, यहां पर ऑक्सीकरण हो रहा है और यहां पर अपचयन हो रहा है। ऑक्सीकरण में 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग और अपचयन में 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण, और पूरी रेडॉक्स अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन तो समान होंगे, यानी इस अभिक्रिया में हम बोल सकते हैं कि 6 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा होगा। ठीक है, यहां पर भी हम बात करते हैं, यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन का खेल और यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन का खेल, +3 से +2 गया। यहां पर ऑक्सीकरण और यहां पर अपचयन, दोनों में समान इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो इसको हम 2 से गुणा करते हैं, यानी इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, यानी इस वाली अभिक्रिया में 2 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा। ठीक है, यहां पर भी अगर हम बात करें Fe से Fe+3 और Fe+3 से Fe+2, यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा और यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन का, तो एक अर्ध अभिक्रिया में 3 इलेक्ट्रॉन, एक अर्ध अभिक्रिया में 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसको भी 3 से गुणा करना होगा, तभी दोनों अभिक्रियाओं में बराबर इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो गया। यानी इस अभिक्रिया के लिए n का मान, यहां पर n का मान 6 हो जाएगा, n का मान 2 हो जाएगा, n का मान 3 हो जाएगा। हाँ जी भाई, तो a के लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा जी नोड a के लिए अगर हम बात करेंगे तो -6 इंटू एफ और इसका हो जाएगा 0.404। बी के लिए अगर हम बात करेंगे डेल्टा जी नोट के मान की, -2 इंटू एफ इंटू 1.21 और सी अभिक्रिया के लिए 3 डेल्टा जी नोट -3 इंटू एफ और 0.807। अब कैसे सॉल्व करें, फिर से कैलकुलेशन आ गई, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। सारे मुक्त ऊर्जा के मान, मानक गिब्स ऊर्जा के मान ऋणात्मक है, इसमें धनात्मक, पहला ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। ठीक है, इसमें ऋणात्मक ऋणात्मक ऋणात्मक। अब 6 इंटू 4 लगभग 24, 6 इंटू 0.4 लगभग 2.4, 2 इंटू 1.2 लगभग 2.4 और 3 इंटू 8 या 24 लगभग 2.4, यानी सारे ऑप्शन 2.4 के आसपास होंगे। तो सारे ऑप्शन 2.4 के आसपास तो कहां दिख रहे हैं बेटा, हमें तीसरे ही ऑप्शन में दिख रहे हैं, यानी तीसरा आंसर क्या हो गया, करेक्ट हो। तो देखिए बेटा, एक ही कंसेप्ट पे आपको मानक सेल विभव दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है मानक गिब्स ऊर्जा। इस सवाल पे, इसी कंसेप्ट पे बेटा 2022 और आगे भी बहुत सारे सवाल पूछे जा चुके हैं। समय सीमा हमारे पास में निर्धारित है, क्लास ज़्यादा लंबी हम नहीं ले सकते हैं, वरना मैं आपको और भी, चलिए इसी कंसेप्ट पे सवाल दिखा देता।
देखिए फिर से उसी कंसेप्ट पे सवाल, 2019, 2022, 2024 लगातार एक ही कंसेप्ट पे सवाल। देखिए कौन सा सवाल है, फिर से यहां पर हम बात करते हैं। अभिक्रिया दे रखी है और अभिक्रिया के लिए ई नॉट सेल का मान दे रखा है, ठीक है, और मानक गिब्स ऊर्जा पूछी गई है, ठीक है। क्या संबंध है, डेल्टा जी नोट बराबर माइनस एन एफ ई नॉट सेल। एन का मान कैसे निकालेंगे, Fe+3 से Fe+2 एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन 2 से गुणा हो रहा है यानी 2 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान। I- से I2, यहां पर इसका तो अपचयन हो रहा है, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, तो n का मान 2 होगा। देखिए Fe+3 से Fe+2 एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहां पर इसको 2 से गुणा गया है यानी 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास में अपचयन अभिक्रिया में होंगे, और ऑक्सीकरण I- से 0, -1 से 0, लेकिन 2 है यहां पर, यानी यहां पर 2, यानी n का मान 2 आ गया। n का मान 2 -2, f का मान दे रखा है 96500 गुलाम, और ई नोड सेल का मान दे रखा है 0.24 किलो जूल प्रति मोल में पूछा है, ये है जूल प्रति मोल। किलो जूल प्रति मोल के लिए -2 × 96500 × 0.24 किलो जूल प्रति मोल 1000 से विभाजित कर दिया। सर कैसे सोल्व करें, अप्रोक्सीमेशन लगाओ लाला जी। यहां पर इसको 1000 से करेंगे, इसको गुणा करा, माइनस का 0.48 गुणा 96.5, 0.48 को 0.5 लिख सकते हैं, 0.5 मतलब आधा, तो 96.5 का आधा लगभग अगर हम बात करें 48 के आसपास, 48 या 46 के आसपास। हाँ जी भाई, तो ये आंसर क्या हो जाएगा 46 पॉइंट, और माइनस का तो -46.32 किलो जूल प्रति मोल, यानी कौन सा ऑप्शन हो गया, पहला ऑप्शन। तो देखिए कैसा अप्रोक्सीमेशन किया जाता है, एक ही कंसेप्ट पे लगातार बार बार धुआंधार सवाल पूछे गए, ठीक है। क्लास की समय सीमा देखते हुए बेटा क्लास को हमें यही विराम देना होगा, यहीं पे हम क्लास को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे ईयर के सवाल अभी बच गए, लेकिन समय सीमा को ध्यान में रखते हुए हमें यहाँ पर ही विराम देना पड़ेगा। तो आप तैयारी में जुट जाइए, रीस्टार्ट सीरीज हम आपके लिए लेके आए हैं, जहाँ पर बेटा आप बहुत अच्छे से सवाल कर सकते हैं। अपने कंसेप्ट को फिर से रिवाइज कीजिए, PYQ क्वेश्चन कीजिए, लगातार प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। ये नहीं सोचिए कि नीट 2025 का पेपर टफ आएगा या आसान आएगा। अगर आपकी तैयारी ही बहुत अच्छी है, ठीक है, तो क्या टफ और क्या आसान, सारे सवाल बनेंगे, नंबर आएंगे, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो आप सभी लोग हमसे डाउटनेट के प्लेटफॉर्म पे जुड़ जाइए। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा सब्सक्राइब कर दीजिए, अच्छे कमेंट कर दीजिए, लाइक्स कर दीजिए। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, राधे राधे।